गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य के तहत दोस्तों हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि अशोक के बाद आप देखोगे उनका पौत्र दशरथ, मतलब उनका पोता दशरथ, फिर अंतिम राजा बृहद्रथ। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जान रहे थे दोस्तों कि मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य के तहत एक ट्रिक बताए थे हसीन मासूका। तो थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, जैसे हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कि मगध साम्राज्य में एक ट्रिक था हसीन मासूका। अब दोस्तों देखोगे मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ रहे थे एक ट्रिक था हसीन मासूका। तो हसीन मासूका के तहत दोस्तों हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश लगभग पढ़ लिए थे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश, फिर कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो जो हमारा सीरीज है वो चलता ही रहेगा। तो आज दोस्तों जैसे हम लोग मौर्य वंश के बाद थोड़ा सा देखेंगे दशरथ को और फिर शुंग वंश पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुंग वंश को दोस्तों आप देखोगे तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है बृहद्रथ, उसका अमात्य होता है, मंत्री होता है। तो पुष्पमित्र क्या करता है कि अपने ही राजा का हत्या करके और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि जो शुंग है, शुंग अपने ही राजा, ये दोस्तों मंत्री होता है या फिर अमात्य बोलो, तो मंत्री अमात्य होता है दोस्तों। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है बृहद्रथ, बृहद्रथ के हत्या करके दोस्तों मगध साम्राज्य पे बैठता है। फिर बाद के काल में देखोगे दोस्तों कि इसका जो अंतिम राजा है देवभूति, शुंग वंश के, तो कर्ण वंश का एक राजा होता है वासुदेव। तो वासुदेव भी दोस्तों अमात्य होता है, मतलब मंत्री होता है। ये भी इसका क्या करता है, हत्या करके गद्दी पे बैठता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार मौर्य वंश का अंतिम राजा को शुंग वंश के अमात्य मारकर गद्दी पर बैठता है, सेम उसी प्रकार कण्व वंश में भी इसका जो दोस्तों अमात्य होता है, मंत्री होता है, अपने राजा को मार के गद्दी पे बैठता है। तो इस सीरीज आगे देखेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे मौर्य के तहत अशोक के बाद अशोक और जो उनके पौत्र है दशरथ का क्या योगदान रहा। फिर आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पुष्पमित्र शुंग के जानने के स्रोत क्या है। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि मगध साम्राज्य में जैसे मौर्य वंश एक बौद्ध साम्राज्य था, कहने का मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध को संरक्षण देने के कारण ही पुष्पमित्र शुंग जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, एक ब्राह्मण धर्म के तहत, एक वैदिक धर्म के तहत उभर कर सामने आया। और कहा जाता है कि बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया था और कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को फिर से पुनरुत्थान किया था। कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो बाद में देखेंगे दोस्तों कि हर्षवर्धन में, जो हर्षवर्धन के काल में जो वान भट्ट है, वान भट्ट के माध्यम से क्या कहा गया पुष्पमित्र शुंग के बारे में या शुंग वंश के बारे में। दिव्य दान में क्या कहा गया, हाथी गुफा अभिलेख में क्या कहा गया, हेलियोडोरस का स्तंभ लेख में क्या कहा गया। तो दोस्तों बहुत सारे स्रोत है। आप देखोगे पतंजलि का भाष्य में क्या कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों देखोगे कि शुंग वंश का इतिहास के स्रोत के तहत थोड़ा सा हम इतिहास इसका जानने का कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों आप स्लाइड में देखें कि आज क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ये ट्रिक हसीन मासूका। जिन्होंने क्लास नहीं किया पीछे के क्लास देख लेंगे। फिर हम लोग दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध सिकंदर के समय, सेल्यूकस निकेटर के समय देखे थे लास्ट क्लास में, पहले सीरीज में। फिर हमने अशोक का कलिंग युद्ध देखा था, फिर अशोक का हृदय परिवर्तन देखा था पहले के वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे और अशोक का क्या योगदान था। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है कि जिस समय जो बौद्धिक आंदोलन चल रहा है, तो ब्राह्मण धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म के साथ साथ आप देखो कि जैन धर्म का उत्थान हुआ, बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, चारवाक का उत्थान हुआ, आजीवक का उत्थान हुआ। तो आजीवक के तहत दोस्तों देखोगे
कि इससे सवाल पूछता कि आजीवकों के लिए, आजीवक एक संप्रदाय है, उसके लिए अशोक 4 गुफा बनवाया था दोस्तों। आप देखोगे यहां से सवाल पूछा जाता है। तो आजीवकों के लिए देखो देखो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये किसने बनाया था? आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों दोस्तों गया में, जो आज मगध साम्राज्य में गया देखते हैं जहां महाबोधि मंदिर है, तो बराबर की पहाड़ियों में इन लोगों के लिए, आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण किया था। जो बौद्ध भिक्षु टाइप होते थे आजीवक भी, उनको रहने का व्यवस्था था। अभी देखेंगे दोस्तों। फिर बाद में देखोगे इनका जो पोता हुआ दशरथ, यहां से सवाल पूछ रहा है, दशरथ ने भी आजीवकों के लिए एक नागार्जुन गुफा का निर्माण किया था। तो आजीवकों के लिए दोस्तों 5 गुफा का निर्माण हुआ। 4 तो अशोक के द्वारा करवाया गया और एक नागार्जुन की गुफा दशरथ के द्वारा करवाया गया। अभी हम लोग स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य आज यहाँ खत्म होगा। फिर आगे के कालों में देखेंगे शुंग वंश कैसे आता है। तो मौर्य वंश में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि अंतिम राजा मौर्य वंश का दोस्तों बृहद्रथ है। अभी नीचे के स्लाइड में देखेंगे। और वही बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग, जो इसका अमात्य है, जो इसका मंत्री है, जो इसका सेनापति, हत्या करके मौर्य साम्राज्य को हटाकर मगध साम्राज्य पर खुद अपना शुंग वंश का स्थापना करेगा। अभी देखेंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों देख सकते हो जैसे कि अब यहाँ देखो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। इसका हत्या कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का है, इसका मंत्री है, अमात्य। यहां से एक सवाल आएगा। अब शुंग वंश का इतिहास जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि बराबर की गुफाएं वगैरह और जो इन लोगों को आजीविकों के लिए जो निर्माण किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख सकते हो स्लाइड के माध्यम से। देखो दोस्तों बराबर की गुफाएं, ये दोस्तों गया में है। ये आजीविकों के लिए बनाया गया था। 4 प्रकार का गुफा जो बताएं, कर्ज गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। तो ये दोस्तों बनाया गया था। और थोड़ा इसको और देख सकते हैं। देखो यहाँ दोस्तों बहुत लोग यहाँ पर विजिट करने भी जाते हैं बराबर की गुफाएं में दोस्तों। तो आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग कवर कर लिया है। अब दोस्तों आज हम लोग शुंग वंश पढ़ेंगे। तो देखोगे दोस्तों जब मौर्य वंश का अंत होता है तो उसी समय शुंग वंश का उदय होता है। तो शुंग वंश जिस समय मगध साम्राज्य पे होता है तो आप दोस्तों देखोगे इसको सातवाहनों से भी युद्ध करना पड़ता है, शक से भी युद्ध करना पड़ता है, खारवेल से भी युद्ध करना पड़ता है। फिर आप देखो कि आपका जो यज्ञसेन से भी इसको युद्ध करना पड़ेगा। अभी आगे के कालों में देखोगे दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे आखिर इनके बारे में क्या क्या स्रोत है, कैसे जानेंगे शुंग वंश के बारे में। तो थोड़ा सा स्लाइड में देखेंगे कि किस किस में क्या कहा गया है। हर्षचरित्र दोस्तों आप देखोगे वान भट्ट, यहां पूछा है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो वान भट्ट में हर्ष का तो कहानी है, लेकिन दोस्तों किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ का हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य पे बैठ जाता है, उसका सत्ता हथियार लेता है और एक शुंग वंश का स्थापना करता है, इसका जानकारी का स्रोत दोस्तों क्या है? तो यहां से सवाल आएगा। हर्षचरित्र का द्वारा जो यहाँ पर है वान भट्ट के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया, इसमें दिया गया। दूसरा है कालिदास। आप देखोगे दोस्तों कालिदास, किसी किसी इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास लगभग पुष्यमित्र के बाद जो उनके बेटे जो थे अग्निमित्र का ही समकालीन है। लेकिन समकालीन है कि नहीं इस पर डिबेट है, लेकिन माना जाता है कि कालिदास उसके समकालीन रहे होंगे। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि किस प्रकार से अग्निमित्र को, जो एक विदर्भ की रानी राजकुमारी मालविका से प्यार हो जाता है और उसके साथ कैसे ही शादी करते हैं, इनकी तीसरी बीवी होती है। तो इसमें कहानी दिया है दोस्तों। और यहाँ पर यज्ञसेन की चचेरी बहन होती है। विदर्भ का जो राजा है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के इलाके में है, उस राजा की चचेरी बहन मालविका से अग्निमित्र जो है क्या करते हैं, इनसे प्यार हो जाता है और बाद में इनसे शादी कर लेते हैं। तो मालविका अग्निमित्र जो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें सवाल भी पूछा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र का क्या दोस्तों प्रेम कहानी का उल्लेख है। तो इसको भी देखेंगे दोस्तों।
फिर पतंजलि का महाभाष्य दोस्तों आप देखोगे यहाँ से सवाल बनेगा कि महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा। मालविकाग्निमित्र किसने लिखा, तो दोस्तों कालिदास ने लिखा। फिर बोलेगा हर्ष चरित्र किसने लिखा, तो दोस्तों वान भट्ट ने लिखा है। तो दोस्तों यहां से भी सवाल बनेगा। पतंजलि जो है दोस्तों की पुष्पमित्र शुंग ने उनसे यज्ञ करवाए थे। आप देखो कि पतंजलि से 2 यज्ञ करवाए, 2 राजसूय यज्ञ करवाए हैं। तो उसका जिक्र है दोस्तों किसमें, महाभाष्य में जिक्र है कि वैदिक यज्ञ कैसे करवाए। इससे पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग जो थे दोस्तों वैदिक धर्म का संरक्षण दिए हुए थे। और यश अश्वमेघ के जरिए दोस्तों आप देखोगे कि अश्वमेघ के जरिए अपना साम्राज्य विस्तार किए थे। फिर दोस्तों यहां पर देखो गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में यवन दोस्तों जब हम लोग पढ़े थे कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, कमजोर पड़ता है और मौर्य साम्राज्य पे पुष्पमित्र शुंग आता है, तो उसी समय दोस्तों विदेशों का भी आक्रमण होता है। विदेशियों का आक्रमण थोड़ा सा स्लाइड में आप देखो दोस्तों, जैसे आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस समय यहाँ पर मगध में दोस्तों मौर्य साम्राज्य है, तो बृहद्रथ दोस्तों अंतिम राजा है। तो जैसी अंतिम राजा का अंत होता, मतलब मगध साम्राज्य एक बहुत ही केंद्रीकृत बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, लेकिन पुष्पमित्र शुंग दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग का द्वारा जो बृहद्रथ का हत्या करके मगध साम्राज्य पे शुंग वंश का स्थापना होता, इसी समय में दोस्तों देखोगे यहाँ से शक का आक्रमण होता है। शक, फिर दोस्तों आगे देखोगे पहलव का आक्रमण होगा, फिर दोस्तों देखोगे कुषाण का आक्रमण होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मगध साम्राज्य के कमजोर होने पर बाहरी आक्रमण होता है। तो यही जो शक राजा होगा दोस्तों, एक होता है रुद्रदमन और एक दूसरा होता है दोस्तों आप देखोगे डायमेटेरियस। तो दोनों राजा को दोस्तों पुष्पमित्र शुंग हराया है। इसके बारे में दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से भी हम लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों देखोगे कि शक को हराया है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसका प्रमाण आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों गार्गी संहिता। गार्गी संहिता और रुद्रदमन अभिलेख जो हम लोग पढ़े थे, दोनों में इसका जिक्र है। फिर विदिशा के गरुड़ स्तंभ, इसके बारे में दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों बताया था लास्ट क्लास में कि हेलियोडोरस जो था यूनानी, जिस प्रकार हम बताए थे लास्ट क्लास में दोस्तों कि जिस प्रकार मगध साम्राज्य में मेगास्थनीज, उसके बाद डाइमेकस, यवन राजदूत आए थे, उसी प्रकार आप देखोगे दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा आता, शुंग वंश। तो शुंग वंश के समय में भी यूनान के राजदूत आते हैं और उसका नाम है दोस्तों हेलियोडोरस, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हेलियोडोरस दोस्तों शुंग वंश के ही काल में आता है। शुंग वंश के ही काल में आता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड, शुंग वंश के ही काल में आता है। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। हेलियोडोरस है दोस्तों, जो कि सिर्फ कहाँ का, यवन का राजा है दोस्तों, उसका नाम है एंटियालिकट्स। तो देखोगे दोस्तों एंटियालिकट्स को देखोगे दोस्तों, तो इसी के काल में हेलियोडोरस जो है, इसी यवन का राजा है दोस्तों। ये आप देखोगे दोस्तों यवन का राजा है एंटियालिकट्स, और इसी का जो है दोस्तों राजदूत है हेलियोडोरस, जो दोस्तों ये कहाँ आता है, पुष्पमित्र शुंग जो है, जो शुंग वंश के काल में दोस्तों ये आता है। तो उसके बारे में भी जिक्र है दोस्तों। भागवत धर्म के बारे में बताए थे कि इसमें थोड़ा सा जिक्र है दोस्तों। फिर आगे आप देखोगे दोस्तों थोड़ा सा, तो आप देखोगे दोस्तों आगे के काल में कि जिसको इनको कहा गया था कि ये बौद्ध के विरोधी हैं। तो इसमें आप देखोगे दिव्यदान। ये दिव्यदान एक बौद्ध साहित्य जिसमें बोला गया कि लगभग 84,000 स्तूप को पुष्पमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। स्तूप कहने का मतलब, स्तूप दोस्तों बौद्ध धर्म का क्या है, एक पूजा स्थल, एक धार्मिक स्थल है।
तो इनके बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि चूंकि ये वैदिक धर्म को समर्थन करते थे, ब्राह्मण धर्म को समर्थन करते थे, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से इनका क्या था, प्रतिशोध था, विरोध था। इस वजह से जब ये सत्ता में आते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो जैसी सुंग वंश जब सत्ता में आता है तो ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान करने का कोशिश करता है और बहुत सारे स्तूपों को तोड़वा दिया। इसका प्रमाण कहाँ है दोस्तों, तो दिव्य दान में बताया गया कि 84,000 स्तूप को तोड़वाया गया। जबकि बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में दोस्तों मतभेद है कि बहुत लोगों ने कहा कि इनका कोई एविडेंसेस प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना पुष्पमित्र के बारे में गलत है। क्योंकि बाद के कालों में देखोगे दोस्तों तो सांची का स्तूप का क्या किए थे कि मरम्मत भी करवाए थे, भरभूत का स्तूप का निर्माण भी करवाए। अभी आप देखोगे कि भरभूत का स्तूप का निर्माण किसने किया, तो पुष्पमित्र शुंग के काल में हुआ। तो अगर ये बौद्ध धर्म के विरोधी तो फिर स्तूप का दोस्तों निर्माण क्यों करवाए? साथ ही साथ जो स्तूप टूट गया था जैसे सांची का स्तूप, उसका पुनर्निर्माण क्यों करवाएं, उनका मरम्मत क्यों करवाएं, उनका रिपेयर क्यों करवाएं? तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जो धारणा है, तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का कहना कि गलत है, इन्होंने बौद्ध धर्म का जो स्तूपों को नहीं तोड़वाया होगा। कहीं ना कहीं एक इसके बीच में डिबेट का विषय है। तो आप जैसे देखोगे हाथी गुफा अभिलेख में दोस्तों आप देखोगे कि हाथी गुफा अभिलेख हम लोग पढ़े थे दोस्तों, जिसमें खारवेल हम लोग दोस्तों जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं, तो खारवेल अभिलेख दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो खारवेल अभिलेख में देखे थे कि किस प्रकार से वहां पर एक राजा है, कलिंग में जो राजा है, दोस्तों यहाँ कलिंग का राजा है खारवेल, और खारवेल बहुत ही ताकतवर राजा होता है। जैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे कि चेदी वंश का तीसरा राजा होता है, चेदी वंश बोल लो या फिर महामेघ वंश, इसका तीसरा राजा होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। हम बताए थे कि मौर्य काल में जब इस पर मगध का राजा जो अशोक कलिंगा पर वार करता तो कलिंगा का क्षति होता, बहुत सारे यहाँ का संस्कृति का और मानव का आर्थिक रूप से पतन होता। लेकिन बाद के कालों में देखो वो खारवेल जब यहाँ राजा बनता तो कलिंगा को फिर से समृद्धि में, वैभव में, सम्मान में ले आता है। और इसी समय देखोगे दोस्तों कि मौर्य वंश के पहले का भी एक स्टोरी आप देखोगे, जैसे नंद वंश। हम लोग बताए थे कि नंद वंश का राजा कौन था, महापदानंद। तो महापदानंद दोस्तों आप देखोगे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वास्तविक सम्राट कौन था, महापदानंद। एक राट की उपाधि लिया था और मगध को वास्तविक साम्राज्य में कौन तब्दील किया था, महापदानंद। क्यों? क्योंकि इसके पास वास्तविक सेना था, कर व्यवस्था था, नौकरशाही था। तो यही महापदानंद दोस्तों देखोगे तो यहां पर एक बार कलिंगा में अटैक करता और यहां पर आदि जैन का मूर्ति उठा के दोस्तों मगध में ले आता है। आप महापदानंद कहां का साम्राज्य है, नंद वंश का, कहां का, मगध का। तो कलिंगा पे अटैक करके जैन मूर्ति ले आता है दोस्तों यहाँ पे मगध में। लेकिन वापस जब दोस्तों यहाँ पर खारवेल राजा आता है तो आदि जैन मूर्ति को वापस कहां पर ले आता है, कलिंगा में। तो इसका जिक्र कहां है दोस्तों, तो हाथी गुफा अभिलेख में। तो हाथी गुफा अभिलेख में दोस्तों महापदानंद के बारे में भी पढ़ोगे, नंद वंश के बारे में, साथ ही खारवेल के बारे में भी दोस्तों पढ़ोगे कि खारवेल भी किस प्रकार से वापस आदि जैन मूर्ति ले आया था। खारवेल दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। बाद में दोस्तों देखो खारवेल को और जो यहाँ पे, तो खारवेल दोस्तों क्या करता है, आप देखो कि यहाँ जो पुष्पमित्र जो है, पुष्पमित्र को भी खारवेल दोस्तों हराता है। पुष्पमित्र कौन है, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ को हत्या करके खुद गद्दी पे बैठा। लेकिन दोस्तों जब ये गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठने के बाद जब ये खारवेल से युद्ध करने का कोशिश करता है दोस्तों, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका पतन होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुष्पमित्र शुंग खारवेल से हार जाता है। जबकि आप इसके पहले के कालों में देखोगे दोस्तों, जब अशोक का और अनंत का, कलिंग का राजा अशोक और अनंत का लड़ाई होता है तो अशोक जीत जाता है कलिंगा वार में राजा अनंत को हराकर।
जबकि बाद के कालों में जब खारवेल आता है तो बहुत ही ताकतवर राजा होता है, जो कहीं ना कहीं पुष्पमित्र शुंग को भी हराता है। तो ये दोस्तों आप देखो कि हाथी गुफा अभिलेख से इतना सारा इंफॉर्मेशन भी मिलता है। और देखोगे दोस्तों कि बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे पुष्पमित्र के बारे में। और क्या क्या देखना चाहेंगे दोस्तों हम लोग, तो स्लाइड में देखो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल पुष्पमित्र शुंग को पराजित किया। तो खारवेल सिर्फ यहाँ पुष्पमित्र शुंग को ही पराजित नहीं किया, और दोस्तों देखो कि जो आदि जैन ग्रंथ है, आदि जैन मूर्ति को दोस्तों मगध साम्राज्य से वापस कलिंगा में कौन लाया था? खारवेल ही लाया था। इसका भी जिक्र किसमें है? तो हाथी गुफा अभिलेख में भी। दूसरा, जब महापदानंद बहुत ताकतवर था तो उस समय जो आदि जैन मूर्ति को मगध में लाया था, इसका भी जिक्र किसमें दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख में है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो लास्ट क्लास में पढ़ाया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे इतना सारा सवाल पूछ सकता है। और दोस्तों देखोगे यहाँ पे कि जैसे अयोध्या अभिलेख, तो अयोध्या अभिलेख में बताया गया अश्वमेघ और अश्वमेघ, राजसू और वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञ किए गए। जनरली आप देखोगे पुष्पमित्र शुंग है दोस्तों, जो 2 प्रकार का यज्ञ किए थे साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो किसमें इसका जिक्र है दोस्तों? तो अयोध्या अभिलेख में। फिर आगे के स्लाइड में दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट शुंग वंश के बारे में, जो कि आप देख सकते हो। जैसे पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा। बाद में देखोगे दोस्तों कि पहले जब शुंग वंश था तो पाटलिपुत्र राजधानी था, लेकिन बाद के कालों में विदिशा उसका राजधानी हो जाता है। और विदिशा कौन से राजा ले जाते हैं दोस्तों? तो आप देखो कि अग्निमित्र ले जाएंगे। फिर यहाँ दिव्य दान एवं तारकनाथ के अनुसार जलंधर और साकल नगर भी मतलब किसका पार्ट था? तो शुंग वंश का पार्ट ही था। तो यहां से दोस्तों आएगा सब क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि हेलियोडोरस का अभिलेख। देखो विदिशा में मिला 113 ईसा पूर्व हेलियोडोरस का अभिलेख। यही है दोस्तों हेलियोडोरस, जो किसके है? शुंग वंश के काल में राजदूत है। कहां का राजदूत है? इसे सवाल पूछेगा कि हेलियोडोरस का विदिशा का जो स्तंभ लेख है किसका है? तो हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस कहां का राजा थी, कहां का राजदूत है? तो यवन का राजदूत है। जिस प्रकार मेगास्थनीज यवन का था, डायमेकस यवन का था, तो हेलियोडोरस भी यवन का ही राजदूत है। जो कहीं ना कहीं जो विदिशा का स्तंभ लेख है इसमें भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का उल्लेख है, साथ ही साथ पुष्पमित्र शुंग का भी इतिहास का इसमें दोस्तों जिक्र है। तो हेलियोडोरस भी आप देख सकते हो। फिर देखो खारवेल दोस्तों, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कितना इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा लगा सकते हो। थोड़ा सा देखो, हाथी गुफा अभिलेख इसलिए क्योंकि हाथी का मूर्ति पत्थर का आगे में है और अंदर में गुफा है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया हाथी गुफा अभिलेख। दोस्तों देखोगे, जैसे आप देखोगे गुफा अंदर में है और गुफा के बाहर में दोस्तों ये हाथी है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख किससे है? राजा खारवेल से। राजा खारवेल ने पुष्पमित्र को हराया हाथी गुफा अभिलेख में। किस प्रकार महापदानंद ने आदि जैन मूर्ति को ले गया मगध में हाथी गुफा अभिलेख में। किस प्रकार वापस खारवेल आदि जैन मूर्ति को ले आता है कलिंगा में, इसका भी जिक्र दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि कहाँ है? उड़ीसा के क्षेत्र में दोस्तों। तो यहां से भी बहुत सारा सवाल आने का संभावना है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अब देखो सांची का स्तूप। देखो सांची का स्तूप दोस्तों देखोगे यहाँ पर टूट गया था, तो टूट जाने के बाद कहा गया कि पुष्पमित्र शुंग ने जो तोरण द्वार है, जो गेट है सांची स्तूप में, तो कहीं ना कहीं तोरण द्वार को पुष्पमित्र शुंग ने पुनर्निर्माण किया था। तो इससे प्रमाण होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूप को नहीं तोड़वाया था और बौद्ध अनुयायी के साथ इसका कोई दुश्मनी नहीं था। तो इसका प्रमाण है। साथ में बाद के कालों में देखोगे तो पुष्पमित्र शुंग दोस्तों के यहाँ पर भरभूत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। देखो दोस्तों यहाँ पर भरभूत स्तूप पुष्पमित्र शुंग के द्वारा अगर निर्माण करवाएगा शुंग वंश के द्वारा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ये निर्माण करवाया तो आप कैसे कह सकते हो कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध में थे? तो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण मिलता है कि नहीं, ऐसा जो कहा गया है हिस्टोरिकल डिबेट है, डिबेट का विषय है। अब कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों जहां से सवाल आएगा। पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग का बेटा दोस्तों अग्निमित्र है
और अग्निमित्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि इसने क्या था, मालविका अग्निमित्र जो विदर्भ की राजकुमारी थी, जो जो यज्ञसेन की चचेरी बहन थी, उससे इनका क्या था, प्रेम संबंध था और बाद में इन्होंने शादी कर लिया। तो मालविका अग्निमित्र दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास। तो आगे के कालों में इनसे एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अग्निमित्र का ही स्टोरी है। फिर पुष्पमित्र शुंग के द्वारा आप देखो कि किस प्रकार शक राजा रुद्र दमन वगैरह हो रहा है, इसके बारे में तो हम लोग देख ही लिए। यवन का आक्रमण, तो यवन में किसको किसको दोस्तों हराते हैं, तो यवन के राजा आप देखोगे दोस्तों। फिर बाद में देखोगे कि किस प्रकार शक राजा को भी हराते हैं, मिनांडर को, और आप देखोगे दोस्तों इसको, हाँ, यवन राजा मिनांडर को क्या डेमेटेरियस को हराते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लेना। अग्निमित्र कालिदास के समकालीन थे, क्योंकि बुक लिखे हैं तो इनके बारे में कहा गया। कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों पुष्पमित्र शुंग से। तो शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, इसको किसने हराया था, तो इसके अमात, इसके मंत्री कौन थे दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुष्पमित्र शुंग का सेनापति दोस्तों आप देखोगे, वो तो सेनापति पुष्पमित्र ब्राह्मण जाति के थे। इनको कहा गया कि ब्राह्मण जाति के, तो ब्राह्मण धर्म का संरक्षण दिए थे और बौद्ध के साथ ही अगेंस्ट में थे। इसी कारण 84,000 स्तूप तोड़ दिए थे, जो दिव्य दान बौद्ध ग्रंथ में जिसका जिक्र है, जो पहले कर चुके हैं दोस्तों, उसी का स्टोरी है। आगे देखोगे विदिशा, अग्निमित्र ने विदिशा को अपना राजधानी बनाया। यहां से पूछता है कि जिस प्रकार मगध का, मौर्य वंश के समय में मगध का राजधानी पटना था, पुष्पमित्र शुंग के समय भी मगध का राजधानी पटना ही रहता है, लेकिन उसका बेटा जब अग्निमित्र आता तो अग्निमित्र अपना राजधानी कहां लेके चला जाता है, विदिशा। और वहीं विदिशा राजधानी में जो हेलियोडोरस है, वहां पर हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है, यही विदिशा में ही है दोस्तों। तो राजधानी शिफ्ट करता अग्निमित्र, और इसका मालविका के साथ प्रेम संबंध है, ये किससे रिलेटेड है, अग्निमित्र से ही, जो कि पुष्पमित्र का बेटा है। तो यहां से सवाल आएगा दोस्तों। अब यूनानी राजा बोल लो या हिंद यवन बोल लो दोस्तों, मिनांडर और डेमेटेरियस को दोस्तों क्या करता है, पुष्पमित्र शुंग पराजित करता है। तो पुष्पमित्र शुंग दोस्तों यवन राजा किसको, मिनांडर और डेमेटेरियस को हराता है। आगे दोस्तों लग रहा है मैंने वीडियो में अगर बोल दिया होगा शायद कि शक राजा, चूंकि ये क्या थे, यवन राजा। शक राजा दोस्तों रुद्र दमन है, तो रुद्र दमन के साथ भी इनका युद्ध होता है, तो उनको भी हराते। तो दोस्तों अगर पीछे मैंने गलती से लग रहा बोल दिया था शक राजा, जबकि यवन राजा कौन आपको दोस्तों, ए मिनांडर और डेमेटेरियस। तो हिंद यवन बोल लो, यवन बोल लो, इंडो ग्रीक बोल लो, सब यूनानी बोल लो, ग्रीक बोल लो, सब यही है। तो यही किसको हराया दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग ने हराया, जहां से सिकंदर आया था वहीं का क्षेत्र है दोस्तों ये। फिर पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध करवाए थे, 2 अश्वमेध, वाजपेयी और राजसू। आगे देखोगे दोस्तों। फिर कलिंगा के राजा खारवेल के बारे में हमने देखा कि कलिंगा के राजा खारवेल के साथ जब युद्ध किए तो विफल हो गए, और ये जो उसने विदर्भ पर विजय प्राप्त की। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाया। भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने ही करवाया था दोस्तों, और कहीं ना कहीं सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जो धारणा था कि बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। कुछ लोगों का मानना था कि बौद्ध को उत्पीड़न और स्तूपों का विध्वंसक था, लेकिन इस दावे के लिए कोई आधिकारिक सबूत नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना था कि जो है कहीं ना कहीं बौद्ध का उत्पीड़न करते थे और स्तूप का विध्वंसक है, जो 84,000 स्तूप को तोड़ दिए, तो गलत है, क्योंकि सांची स्तूप को मरम्मत भी करवाए और भरभूत स्तूप का निर्माण भी करवाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आगे और देखोगे दोस्तों, सांची और भरभूत के स्तूपों का जीर्णोद्धार किए गए। सांची में नक्शेदार पत्थर का प्रवेश। अब इसके बाद देखोगे शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। जिस प्रकार दोस्तों देखोगे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था और उसका जो सेनापति मंत्री था पुष्पमित्र शुंग हत्या कर देता, उसी प्रकार शुंग वंश का जो अंतिम राजा दोस्तों वो होता है देवभूति, जिसको क्या करता वासुदेव, जो कि कण्व वंश का हत्या करके और अब शुंग वंश के जगह कण्व वंश का स्थापना करेगा। तो कण्व वंश का स्थापना दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, कण्व वंश और सातवाहन वंश।
जो कि हसीन मासूक सा का अंतिम कड़ी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। हाँ, तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आज एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक बार 5 मिनट में स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने पढ़ा कि महाजनपद काल में मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य को हम लोग हसीन मासूका के ट्रिक से पढ़ रहे थे। तो हसीन मासूका ट्रिक के तहत दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग शुंग वंश में आए। तो शुंग वंश का कहानी दोस्तों आज देखें, किस प्रकार शुंग वंश आया, बराबर की गुफाएं वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़े, फिर शुंग वंश का विस्तार कहाँ तक हुआ, फिर दोस्तों शुंग वंश के स्रोत, हर चरित्र में भी इसका जिक्र है, वानभट्ट के द्वारा, कालिदास के मालविकाग्नि मित्र में, पतंजलि का महाभास में, गार्गी संहिता में। यही यवन दोस्तों, यवन यहाँ पर जो यवन राजा कौन था, तो मिनांडर और डेमेटेरियस। हम जब ग्राफ बता रहे थे तो ग्राफ में दोस्तों शक बोल दिए, तो उसको हटा के आप लोग मान लीजिएगा यवन राजा था। यहाँ पर विदिशा दिव्य दान में देखो दोस्तों 84,000 स्तूप तोड़ने का बात है, जो कि गलत है। यहाँ पर जो देखो दोस्तों जो इन्होंने करवाया था, अश्वमेघ में राजसू और वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञ थे। फिर आगे देखो दोस्तों, यही ये जो कौन है दोस्तों, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ का राजदूत है, तो यवन का राजदूत है। और साथ ही साथ ये जो विदिशा में है, विदिशा राजधानी कौन ले गया था, पहले मगध का राजधानी पटना था, लेकिन पुष्पमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र अपना राजधानी विदिशा ले जाता है। और इसी समय हेलियोडोरस का जो स्तंभ देखोगे दोस्तों। फिर खारवेल का गुफा में 3-4 कहानी देख लिए कि खारवेल और महापदानंद का कैसे जुड़ा हुआ है, खारवेल और पुष्पमित्र का कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में दोस्तों देख लिए हाथी गुफा अभिलेख में। फिर सांची का स्तूप देखो दोस्तों, बनवाया था अशोक ने, लेकिन इसका जो आगे का तोरण द्वार दोस्तों टूट गया था, तो इसको जीर्णोद्धार द्वार या फिर मरम्मत या रिपेयर किसने करवाया था, पुष्पमित्र शुंग ने। और साथ ही साथ एक नया स्तूप भी बनवाया था दोस्तों। भरभूत का स्तूप किसने बनवाया था, तो पुष्पमित्र शुंग ने। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, जबकि सांची का दोस्तों अशोक ने बनवाया था। आगे में दोस्तों देखो तो बस इसका स्टोरी हो गया, ये जो आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट या रोक के देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी किसी प्रकार का अगर कोई गलती होगा तो बताइएगा दोस्तों, मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूंगा। और इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। किसी प्रकार का अगर सलाह है तो मुझे दीजिए, और मैं चाहूँगा कि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग इसे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।